हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आज आपके एडमिट कार्ड्स भी आ गए हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा, है ना? और अभी आज हो गई आपकी 25, यानी 25 तो चली गई, तो आपका 26, 27, 28, 29, 30, 31 यानी कि बस 5 दिन आपके पास शेष हैं और इन 5 दिनों में केवल और केवल आपको रिवीजन करना है और आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है? मॉक टेस्ट अभी भी आज अभी 25 तारीख में 5 से 7 तक हुआ है। कल मतलब यही टाइम आपका रहेगा। आपके 4 टेस्ट और मैं करवाऊँगा, फ्री टेस्ट हैं बिल्कुल। 5 से 7 आप दीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको हिम्मत मिलेगी और लाइव टेस्ट होगा। बेटर एनरोल ऐप है, आप लोगों के लिए व्यवस्था कर रखी है, कुछ लेना देना उसमें नहीं है, बिल्कुल फ्री है, तो आप वो टेस्ट जरूर दीजिए। अब देखो, ये टॉपिक कौन-कौन से टॉपिक आपको ग्रामीण परिवेश में मैंने करवा दिए, योजनाएं करवा दी हैं, आपको शोध प्रणालियां करवा दी हैं और भी आपको टॉपिक काफी सारे मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, आज मैं ये टॉपिक करवा रहा हूँ आपको त्रिस्तरीय पंचायती राज, है ना? त्रिस्तरीय पंचायती राज है, 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और घुमा फिरा के मतलब जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे भी हो सकते हैं, वो सारे हैं। आप में से कुछ लोग बोलते हैं कि इस बुक में से, उस बुक में से, तो भाई साहब मैं आपको पहले ही बता दूं, चाहे कितनी बड़ी ब्रांड की बुक हो, चाहे किसी भी तरह की बुक हो, सब में क्वेश्चन इधर उधर घुमा के कॉपी पेस्ट ही होते हैं। तो आप लोग इस चीज पे ना पढ़ के आप लोग केवल और केवल अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां से डैम श्योर आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक तो मिलेगा ही मिलेगा, तो ध्यान से समझिए। आज इसके 150 क्वेश्चन है, तो आप लोगों को भी ज्यादा टाइम ना लगे, मुझे भी ज्यादा टाइम ना लगे, तो 50 50 50 करके डालूंगा मैं और 10 10 15 15 मिनट में, 15 15 20 20 मिनट में निपटाने की कोशिश करूंगा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले यार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो, क्योंकि आपके लिए राम जी की पाठशाला इतना कर रहा है, तो आपका भी कुछ ना कुछ फर्ज तो बनता ही है। और भी चीजें अभी राम जी की पाठशाला आपके लिए लेकर आ रहा है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्राम। ये जो शब्द है ग्राम, इसका सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तो आपको डायरेक्टली याद रख लेना है कि ग्राम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या उल्लेख कहां मिलता है? वैदिक साहित्य में मिलता है। कहां मिलता है? वैदिक साहित्य में। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन, जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, उसका प्रमुख अधिकारी कौन होता था? है ना? तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो रहा है, मिसप्रिंट हो रहा है। ये आपका उत्तर हो जाएगा ग्रामीणी। क्या हो जाएगा? ग्रामीणी, है ना? ग्रामीणी वैदिक काल में क्या होता था? जो आपका विलेज एडमिनिस्ट्रेशन होता था, रूरल डेवलपमेंट का, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, उसका प्रधान अधिकारी होता था, प्रमुख अधिकारी होता था कौन? ग्रामीणी। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्वशासन प्रणाली यानी कि पंचायती राज व्यवस्था किन कारणों से कमजोर पड़ गई थी? तो मध्यकालीन समय में क्या था कि उन्होंने नगरों पर बहुत अधिक ध्यान दिया, बिल्कुल सही बात है। जमींदारी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, ये भी सही है। जागीरदारी प्रथा को बहुत ज्यादा ध्यान दिया। तो ये तीनों ही प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से ग्रामीण स्वशासन जो प्रणाली थी वो मध्यकालीन भारत में बहुत कमजोर पड़ गई थी। उपरोक्त सभी आपको लगा देना है। अगला प्रश्न है, शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में कौन कार्य करता था? देखो, शिवाजी के टाइम में आपको पता होगा, इनका जो प्रशासन था वो कैसा था? अष्टक प्रधान प्रशासन था, है ना? अष्टक प्रधान प्रशासन डायरेक्टली पूछ ले जाए तो शिवाजी आपको बता देना है। और अष्टक प्रधान प्रशासन में यदि बात की जाए कि भाई प्रधान के रूप में कौन काम करता था, जो जो पाटिल होता था ना, पाटिल, है ना, जो पाटिल होता था वह ग्राम प्रधान के रूप में कार्य करता था। ठीक है। और जो कुलकर्णी होता था, इसके बारे में बता दूं, ये क्लर्क होता था। क्या होता था? क्लर्क, लिपिक होता था, है ना? और स्पेशली ये ब्राह्मण होता था। कौन होता था? ब्राह्मण होता था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ग्राम शिवाजी काल में ग्राम प्रधान का कार्य पाटिल करते थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल के दौरान किस वर्ष स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी? तो आपको सीधे याद रखना है 1882। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है और 1882 में इन्होंने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। अगर एक चीज और बोली जाए कि इसका स्थानीय स्वशासन का जन्म काल कब माना जाता है, तो आपको याद रखना है 1880 से 1884 के बीच का जो टाइम है वो स्थानीय स्वशासन के जन्म का काल माना जाता है। अगला है, ये क्वेश्चन आ गया, देखो मैंने आपको उधर भी बता दिया, पर क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकता है, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो सीधे आपको लगा देना है लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है ना? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो गया है, ये थोड़ा सा अलग मतलब हो गया है ना, थोड़ा मतलब घुमा के क्वेश्चन आपका दे दिया है, तो आंसर फिर भी क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड रिपन ही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का प्रावधान है? आपको पता होना चाहिए, जो भारतीय संविधान है उसका भाग 4 है आपका डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसमें 3 प्रकार के नीति निर्देशक तत्व हैं, उदारवादी, समाजवादी और गांधीवादी। ठीक है ना? उदारवादी, समाजवादी, गांधीवादी है, इस तरह का 3 तरह का उसमें वो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ही देखने के लिए मिल सकता है कि ग्राम पंचायतों का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है। तो आपको सीधे याद रखना है, ग्राम पंचायतों का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है। अगला है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो सबसे पहला जो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम था वो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, 1952 में ये चालू हुआ था। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखो पंचायती राज सिस्टम में, पंचायत पीआरआईज में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में यदि बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन सी कमेटी का है, तो वो है आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी, है ना? तो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली को किस स्तर पर बनाने की सिफारिश की थी? देखो, बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी कि भाई पंचायतों के 3 स्तर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पंचायत 3 स्तर पर होने चाहिए। ग्राम स्तर पर होने चाहिए ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर यानी कि बीच वाले स्तर पर होनी चाहिए आपकी क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति इसको कह देते हैं, और जिला स्तर पर होनी चाहिए आपकी जिला पंचायत या जिला परिषद। तो 3 स्तर, 1 2 3। तो कितने स्तरीय प्रणाली की बात की थी? कितने स्तरीय है आपके पंचायत सिस्टम की बात की थी? तो त्रिस्तरीय पंचायती सिस्टम की बात की थी। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बलवंत राय मेहता समिति का फाउंडेशन कब हुआ था, या इन्होंने कब इसका क्या किया था, रिपोर्ट सौंपी थी? तो आपको सीधे याद रखना है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात इन्होंने सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया था? अब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब सीधे सीधे यहाँ पर ये है दोस्तों कि जो सत्ता है वो केवल केंद्र और राज्य में न रहकर गांवों में भी उसका विभाजन हुआ, है ना? केवल एक आदमी के पास या केंद्र में या राज्य में मुख्यमंत्री के पास न होकर गांव गांव में लोकतंत्र की जो शक्ति होती है उसका विकेंद्रीकरण यानी कि बंटवारा हुआ था। यानी कि सीधे सीधे पूछ रहा है कि भाई भारत में पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ था? तो सबसे पहले आपके 2 अक्टूबर 1959 में, है ना? कहाँ पे? राजस्थान में एक जिला है नागौर, और नागौर जिले में एक गांव है बगधरी, है ना? बगधरी। इस बगधरी नामक गांव में सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, लॉन्च किया गया था। तो पहला राज्य था आपका राजस्थान का नागौर, नागौर का बगधरी। उसके बाद ठीक 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 में ये आंध्रा में लागू किया गया था। कहां पे? आंध्रा में लागू किया गया था। और आंध्रा में एक जगह थी शादनगर। क्या थी? शादनगर। शादनगर में लागू हुआ था। तो पहले नंबर पर लास्ट जो लेखपाल हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, मैंने देखा था, पूछ रखा था कि सबसे कौन कौन से राज्यों में हुआ। तो आप पहला नंबर राजस्थान का लगाएंगे, दूसरा आंध्रा का लगाएंगे, पर यहाँ पे पूछ रखा है कि सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, तो आपको बोलना है राजस्थान। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में अशोक मेहता समिति। देखो, जो बलवंत राय मेहता समिति है 1957 की, उसने बोला था कि भाई 3 स्तर होने चाहिए। बट जो आपकी अशोक मेहता समिति है ये 1977 में आई और इसने कहा कि भाई 3 स्तर नहीं होने चाहिए, बस 2 स्तर होने चाहिए। कितने? 2 स्तर होने चाहिए। तो बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तर और अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर की बात की। तो अशोक मेहता समिति आपका हो जाएगा 1977। अगला प्रश्न है हमारा, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी? तो अभी देखो, बलवंत राय मेहता समिति ने क्या काम किया? बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तर की बात की और आपकी अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर की बात की। बट अगर किसी समिति के बारे में पूछा जाए कि भाई जो ये पंचायती राज सिस्टम है इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल बनाओ, संविधान में इसके लिए प्रावधान करो, संवैधानिक बनाओ, तो इसमें देखो ये ऑप्शन आई थिंक छूटा हुआ है यहाँ पे। ये है आपका एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति। तो 1986 में, कब? 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति, आपको याद रखना, एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायती राज सिस्टम को क्या किया था? इस संस्थाओं को संवैधानिक करने की मांग की थी। ठीक है, अगला है, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में पी.के. थुंगन समिति। देखो 4 समितियों के नाम आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, अब बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, उसके बाद आपका
लास्ट वाला था एल.एम. सिंघवी समिति 1986 और अभी आ गया है पी.के. थुंगन समिति, ये है आपका 1989। तो ये 4 समितियां हैं जिनका जिक्र अभी तक हम लोग कर चुके हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो वो था आपका 73वां संविधान संशोधन 1992। 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया और क्या किया गया, जो आपका पंचायती राज सिस्टम था, जो आपकी पंचायतें थी, उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम सभा का प्रावधान है? ग्राम सभा का प्रावधान है, तो सीधे आपको याद रखना है कि ग्राम सभा का प्रावधान है अनुच्छेद 243 ए में। किसमें? अनुच्छेद 243 ए में। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है ग्राम सभा की कार्यपालिका है। देखो ग्राम सभा क्या होती है कि मान लिया कोई गांव है, मान लिया कोई गांव है और उस गांव में 200 लोग रहते हैं, बच्चे महिला सब मिला के, बट इसमें से 120 लोग ही ऐसे हैं जो 18 प्लस हैं। तो इस गांव की जो ग्राम सभा होगी वो ये 120 लोग होंगे, यानी कि जो पूरे गांव में वोटर हैं उनका जो पूरा ग्रुप होता है उसको ग्राम सभा कहा जाता है ना, वो पूरी की पूरी ग्राम सभा कहलाती है। बट यदि बात की जाए कि ग्राम सभा की कार्यपालिका कौन होती है, तो ग्राम सभा की कार्यपालिका होती है आपकी ग्राम पंचायत, क्योंकि ग्राम सभा ही मिलकर क्या करती है, किसी भी गांव में 18 प्लस जितने भी लोग होते हैं, जो वोटर होते हैं, वही लोग तो मिलकर गांव पंचायतों को चुनते हैं, सरपंच को चुनते हैं, सरपंच कह लीजिए या आप कह लीजिए मुखिया, प्रधान को चुनते हैं, उप प्रधान को चुनते हैं, उसके बाद वार्ड मेंबर्स को चुनते हैं, इन सबका चुनाव होता है। तो आप ये बात समझ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य है? तो ग्राम सभा का कार्य क्या है कि सामुदायिक कल्याण हो, जो समाज है, जो समुदाय है उसका कल्याण हो, बजट पर विचार विमर्श भी हो, वार्षिक लेखा जो लेखा जोखा उस पर विचार विमर्श भी हो, चर्चा हो, तो ये सभी कार्य आपके ग्राम सभा के हैं। अगला हमारा प्रश्न है पंचायतों का निर्वाचन कौन करता है? तो पंचायतों का निर्वाचन कराने के लिए क्या होता है, राज्य चुनाव आयोग जिम्मेदार है। ठीक है, और राज्य चुनाव आयोग का जो अनुच्छेद है वो है 243 के, है ना। तो राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य चुनाव आयोग 243 के पंचायतों के चुनाव कराता है। अगला प्रश्न है भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है। तो भारत में यदि कुल गांवों की बात की जाए तो 6,50,000 है लगभग, है ना। बट अगर बात की जाए कि भाई ग्राम पंचायतें कितनी हैं, तो इन सभी गांवों को मिला करके, क्योंकि एक जनसंख्या का लेवल भी सेट रहता है ना, कि भाई छोटे छोटे गांव में तो पंचायतें बनती नहीं है, तो कई जगह क्या होता है, काफी छोटे छोटे गांवों को मिला करके एक पंचायत उसकी बना ली जाती है। तो अगर बात की जाए कि ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, तो लगभग 2.5 लाख है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आपका होगा। अगला प्रश्न है एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो देखो जो 73वां संविधान संशोधन आया था उसमें ये बात लिखी हुई थी कि ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो आप इसी को लगा देंगे 33%। अगला है भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है गैर आबादी वाले गांवों से अधिक, गैर आबादी वाले गांवों से कम, गैर आबादी वाले गांव के बराबर और आबादी वाले गांव के बराबर। तो ये थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है, तो आप इसको डायरेक्टली ये याद रख लेंगे कि गैर आबादी वाले गांवों से अधिक पंचायतों की संख्या है। अगला प्रश्न है यदि पंचायत भंग हो जाती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव कराने होंगे? तो जहां तक आपको सब पता ही है कि जब भी भारत में कोई पद खाली हो जाता है या कोई विघटन हो जाता है तो उसके 6 माह के भीतर भीतर दोबारा से इलेक्शन करा के वो बॉडी खड़ी करनी होती है। तो ऐसा ही पंचायत के साथ भी है कि 6 महीना के भीतर भीतर हमको क्या करना पड़ेगा, आपके चुनाव कराने होंगे। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो यदि कोई सी पंचायत है, आपकी क्षेत्र पंचायत है, ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, उसका आपको किसी भी तरह से उसको ज्वाइन करना है तो आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए 21 साल, है ना। प्रधान बनना हो, उप प्रधान बनना हो, वार्ड मेंबर बनना हो, आपको जिला पंचायत अध्यक्ष बनना हो, कुछ भी आपको बनना हो, तो 21 साल कम से कम आपकी आयु होनी चाहिए। बट यदि आपको चुनाव में हिस्सा लेना है तो आपकी उम्र 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, है ना, वयस्क मताधिकार, ये आपको पता होगा। अगला प्रश्न है हमारा पंचायत के आय के स्रोतों में किसे शामिल किया जाता है? मतलब पंचायत के जो आय के स्रोत होते हैं, रुपया इकट्ठा होता है, वो कहां से होता है? तो व्यापार एवं रोजगार कर भी लगाता है पंचायत, मनोरंजन कर भी लगाता है, दुग्ध उत्पादन कर भी लगाता है। तो ये सभी ही पंचायत के आय के स्रोत हैं।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थितियों का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो पहली बात तो आपका एक क्वेश्चन में से ही आपको एक आंसर मिल रहा है। पूछ सकता है कि भाई जो पंचायत है उनकी जो माली हालत है, वित्तीय स्थिति है, उसको इंस्पेक्ट करने के लिए, उसका पुनर्विलोकन करने के लिए कौन सी बॉडी होती है? तो आपको सीधे बोलना चाहिए राज्य वित्त आयोग होता है। और राज्यपाल के द्वारा ये क्या किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा इसको गठित किया जाता है, इसमें नियुक्ति की जाती है। ठीक है। और इसका प्रावधान यदि पूछा जाए कि इसका प्रावधान कहाँ पे है, तो आपको सीधे बोल देना है 243 आई में इस राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को दिए गए विषयों की संख्या क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, है ना, 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें 11वीं जो अनुसूची है वो पंचायतों से संबंधित है। और इस पंचायतों से संबंधित अनुसूची में 29 सब्जेक्ट हैं। कितने हैं दोस्तों? 29 सब्जेक्ट हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा क्या है? ये संपरीक्षा करने के लिए, मतलब कि इंस्पेक्शन करने के लिए, पंचायत के लेखाओं की क्या करने के लिए, लेखाओं की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है या कौन करता है? तो राज्य का जो विधानमंडल होता है वो क्या काम करता है कि राज्य विधानमंडल आपके पंचायत की जो अकाउंट्स हैं उनकी संपरीक्षा करता है, उनको देखता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्र पंचायत क्या होता है? जो ब्लॉक लेवल पे होती है ना, मध्यवर्ती स्तर पर जिसमें ब्लॉक प्रमुख चुना जाता है। क्षेत्र पंचायत के कार्यों में किसे शामिल किया जाता है? तो क्षेत्र पंचायत के कार्यों में क्या होता है? शौचालय निर्माण भी आता है। ठीक है। ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको सीधे क्या लगाना है? उपरोक्त सभी ही आपको लगाना है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, शौचालय निर्माण भी आता है, कीटनाशक दवाओं का वितरण भी होता है, कुटीर एवं लघु उद्योग, ये सब आते हैं, उपरोक्त सभी, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिला पंचायत या परिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायतों का कार्यकाल या किसी भी ऑफिस का, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपॉइंटमेंट, किसी का भी कार्यकाल छोड़ के एक दो कंसेप्शन को, जैसे राज्यपाल है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। बहुत सारे आयोग हैं, उनके अध्यक्ष सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। बाकी जितने भी हैं उनकी सबकी अवधि कितनी है? 5 साल है। तो जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, सबकी कार्यकाल अवधि कितनी है? 5 साल है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो देखो 1992 और 93 ये रिफॉर्म का टाइम था। तो इसके बाद जैसे ही 1994 आया तो आपका क्या हो गया? उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि अधिनियम को लाया गया। ठीक है, बात समझ में आपके आ रही होगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन से स्तरीय राज व्यवस्था को अपनाया गया है? तो अभी मैंने बताया त्रिस्तरीय राज व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, आपकी बलवंत राय मेहता समिति 1957। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र के गठन का प्रावधान है? मतलब कि कितनी जनसंख्या पर क्या होता है? पंचायत का गठन होता है। तो कम से कम 1000 की जनसंख्या पर क्या होता है? आपकी पंचायत का गठन होता है, ये आपको समझना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? अब देखो आप क्या काम करोगे, यहाँ पर आप क्या काम करोगे? आप सीधे लगाओगे ग्राम सभा है तो आपको लगेगा ग्राम पंचायत की बात हो रही है, सीधे 21 लगाओगे। मैंने अभी क्या बोला? ग्राम सभा क्या होती है? किसी भी गांव में 18 प्लस जितने भी लोग हैं और जो वोट करने वाले लोग हैं, है ना, जिनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, वो सब मिलकर के जो ग्रुप बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, उसको ग्राम सभा कहते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 ईयर्स है, सदस्य बनने के लिए, प्रधान उप प्रधान बनने के लिए आपका 21 ईयर्स है। बट बात की जाए ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए तो 18 ईयर्स है। गलती मत करना, नहीं तो नंबर आपका चला जाएगा, माथा पीटते रह जाओगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा का प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? अब ये बात है, यहाँ पे अगर खाली लिखा रहता ये ग्राम सभा का, है ना, ग्राम सभा का आपका क्या होना चाहिए? ग्राम सभा का सदस्य बनना है तो 18 साल, और ग्राम सभा का प्रधान बनना है, ग्राम पंचायत का प्रधान बनना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? ये गलत टाइप हो रहा है, 21 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा के प्रधान को पद से हटाने हेतु कितने दिन पूर्व सूचित करना अनिवार्य है? तो आपको पता होगा कि जब हम आर्टिकल 61 में क्या पढ़ते हैं, राष्ट्रपति का महाभियोग पढ़ते हैं, तो हर जगह ज्यादातर 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है। पर प्रधान के मामले में क्या है, ये एक दिन बढ़ा के है कि अगर प्रधान को हटाना है तो 15 दिन पहले उसको सूचित करना अनिवार्य है कि भाई हम लोग तुझे हटा रहे हैं। और जो
ग्राम पंचायत के सदस्य हैं उनके 1/3 बहुमत या ग्राम सभा के जो सदस्य हैं उनके 1/3 बहुमत से ये क्या होना चाहिए, प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा के उप प्रधान का चुनाव कौन करता है? तो ग्राम सभा के उप प्रधान का चुनाव कौन करता है? तो ग्राम सभा के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? ग्राम सभा के सदस्य करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? तो एक वर्ष में न्यूनतम 2 बैठकें हो जानी चाहिए, यानी कि किन्हीं भी 2 बैठकों का अंतराल 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो एक साल में कितनी हो पाएंगे? 2 ही हो पाएंगी। तो आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं? तो एक गांव में जो गांव के वार्डों से चुने हुए सदस्य होते हैं इनकी संख्या 7 से लेकर 17 तक हो सकती है, 17 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत की बैठकें महीनों में कितनी बार होती है ना? महीने में कितनी बार होती है? देखो, ग्राम सभा की बैठक जो है वो साल में 2 बार मिनिमम होनी चाहिए, पर ग्राम पंचायत की 1 महीने में 1 बैठक आपकी हो ही जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के कर्मचारी वर्ग में निम्न में से कौन सा शामिल है? तो पंचायत सचिव भी होता है ना? क्यों, एक वो पंचायत सीरीज है ना जिसमें जीतू भैया हैं, तो मैंने उसको देखा था, मेरे को वाकई में बहुत अच्छी लगी। तो पहले दिन मैंने देखा, भाई साहब इतना फ्रस्ट्रेटेड बंदा, और बुरा हाल एकदम बंदे का हो गया, वहां चला गया। तो पंचायत सचिव है अभिषेक त्रिपाठी जी, अभिषेक नहीं अभिषेक, ऐसे ऐसे बोलता है। ग्राम सेवक हो गया है ना, और चौकीदार भी हो गया, ये सभी ग्राम पंचायत के कर्मचारी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्राम पंचायत समितियां हैं? तो ग्राम पंचायत की समिति में शिक्षा समिति भी आती है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भी आता है, जल प्रबंधन भी आपका आ जाता है। ठीक है, आपकी प्रशासनिक समिति भी आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो कमेटी है, ये सब आ जाती है। तो सभी इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला पंचायत के सदस्यों में शामिल किया जाता है? ठीक है, ये थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है कि कौन सा जिला पंचायत के सदस्यों में शामिल किया जाता है, तो आपको सीधे लगा देना है उपरोक्त सभी अगर आ जाए तो। ये अगला प्रश्न है, क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो क्षेत्र पंचायत कहाँ पे होती है? ब्लॉक पे होती है। और ब्लॉक पे सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो बीडीओ साहब होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। खंड बी से ब्लॉक, खंड डी से डेवलपमेंट यानी विकास, ओ से ऑफिसर। तो बीडीओ साहब होते हैं, वो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं क्षेत्र पंचायत पे। अगला प्रश्न है, क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है कितनी? तो मैंने आपको बताया था, पंचायत कोई सी भी हो तो 21 ईयर्स मिनिमम वहां की एज है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए जिला पंचायत में कितने % सीटें आरक्षित हैं? तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो 73वां संविधान संशोधन है उसमें ये बात बोली गई है कि भाई मिनिमम 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होना चाहिए। बट सरकार ने 2009 में क्या काम किया है, ये रिजर्वेशन जिला पंचायतों में बढ़ा के कितना कर दिया है? 50% कर दिया है। तो 50% आरक्षण वहां पर महिलाओं के लिए कर दिया गया है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छे से ये याद रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा, तहसीलदार स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो तहसीलदार स्तर पर सरकारी निकाय जो होती हैं वो कौन होती है? तहसीलदार ब्लॉक स्तर होता है तो पंचायत समितियां कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती का गठन है? क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से आ गया है। आर्टिकल 40 पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है, पंचायती राज के गठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो मैंने बताया था अभी आपको 2 अक्टूबर है ना 1959, राजस्थान का नागौर जिला बगधरी गांव। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश, शादनगर नाम की जगह में क्या हुआ था आपका पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कल 2 वीडियो डालूंगा पंचायती राज की, आराम से देख लेना। अब इसके बाद अनेकार्थी डाल रहा हूं, अब देख लेना आप लोग। पंचायती राज क्षेत्र में विशेष प्रगति हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में लागू किया गया था। उम्मीद है गोली की स्पीड से हम लोगों ने पढ़ा है, समझ में आया होगा। पीडीएफ अभी थोड़ी देर में डाल दूंगा, देख लेना। ठीक है, आंसर के लिए प्लीज मत बोलना, अगर पॉसिबल होता तो मैं सच में डलवा देता, पर आपने पढ़ लिया है तो आप समझ भी गए होंगे। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।